नमस्कार दिव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिव्या जी, एक ऐसा मामला सामने आया अतुल सुभाष का 9 दिसंबर को, जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या भी करने से पहले जिस तरह से 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 20-40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, तो उस मामले में जिस रफ्तार से न्याय मिलना चाहिए था उनको, वो कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है पूरे मामले में पेंच कहाँ जाकर फंस गया है? देखिए, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से लेकिन बहुत ही सधे हुए शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि शायद पेंच यहाँ फंस गया है कि जो अतुल सुभाष थे उन्होंने एक बहुत लंबा सुसाइड नोट जो है वो छोड़ा अपने पीछे, और साथ में एक बड़ा वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था अपनी आत्महत्या से पहले। तो उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस जो थे वो जौनपुर फैमिली कोर्ट की जो जज थी उनको लेकर भी लगाए। अब एलिगेशंस की नेचर समझनी पड़ेगी कि एक तो ये कोई वैसे एलिगेशन नहीं थे कि बस ऐसे ही जनरल कर दिए, बड़े स्पेसिफिक एलिगेशंस उस सुसाइड नोट में हैं। बहुत ही मतलब लाइव जैसे कोई बता रहा हो किसी चीज को, नरेट जैसा जैसा उसने देखा, मिनट मिनट का हाल वैसा उसके अंदर लिखा हुआ है। दूसरी बात, जो वो मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया, वो देख के साफ पता चलता है कि वो कोई व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल नहीं था। उसकी जो थिंकिंग फैकल्टीज थी वो बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी, और वो एक अच्छा, बहुत लर्नेड और एक लिटरेरी विद्वान किस्म के व्यक्ति का जो चीजों की गहराइयों को, चीजों की बारीकियों को, न्यूआंसेस को समझता है, उसका लिखा हुआ वो सुसाइड नोट है। तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सनकी व्यक्ति था या वो बड़ा मेंटली अनस्टेबल था और कुछ भी एलिगेशन लगा गया। अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है जिस तरह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि जो एलिगेशन लगे उसके बाद बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई उनकी वाइफ के, उनकी मदर इन लॉ के और उनके ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई। ऑब्वियसली सुसाइड नोट में जो है वो उन जज महोदया का भी नाम है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के लिए तो खैर एक प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है हायर जुडिशरी से। तो वो तो एक प्रोसेस है। आई डोंट थिंक कि पुलिस ने वो मांगी भी है। और जैसा हमारा सिस्टम है जुडिशरी को लेकर, वहां पर पुलिस ऐसी हिम्मत भी शायद ना करे कि वो मांगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब एक एलिगेशन है इतना डिटेल्ड उस सुसाइड नोट में, और आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने अबैट किया है सुसाइड को, तो जब तक आप उन जज साहिबा से पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसमें नेम्ड है। अगर चलिए एक सेकंड के मान लीजिए कि वो एक्यूज नहीं है, लेकिन जो जिस घटना ने जो है प्रेरित किया अतुल सुभाष को सुसाइड करने के लिए, वो सुसाइड नोट को पढ़ने से साफ पता चलता है कि उन जज साहिबा की कोर्ट में हुआ, उनके सामने हुआ। तो वो गवाह तो कम से कम है ही हैं। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या उन तक पहुंचा इतने दिनों में? और एफआईआर दर्ज। जी। वही वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता, डाइंग डिक्लेरेशन, उसको तो एक सबूत मान लेती है जुडिशरी। और एक ऐसा इंसान जो इस तरह से प्रताड़ित था, परेशान था, जिसने हिम्मत करके 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया, 24 पन्नों की सुसाइड नोट लिख डाली, ये आसान नहीं होता होगा ना दिव्य जी। कोई आत्महत्या करने जा रहा है, उससे पहले वो इतना विस्तार से सब कुछ बता कर जाए, और फिर उसके ऊपर भी सवाल या निशान लगा दिए जाएं कि पता नहीं अनस्टेबल था तब ऐसा लिख दिया, क्योंकि एक जज महोदया का नाम है, इसलिए इतनी दिक्कतें हो रही हैं। लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से बेल बेल दे दी और बेंगलुरु में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर ही बेल मिल गई। ऐसे केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पर बेल मिलती नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेल देने की पावर जरूर है, लेकिन एक अनरिटन एक कन्वेंशन है कि ऐसे बेल दी नहीं जाती है। दूसरी बात, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कस्टडी होती है, किसी को जो गिरफ्तार किया जाता है, वो किया क्यों जाता है? किया इसलिए जाता है कि वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन जब पेंडिंग है तो उसे कहीं इन्फ्लुएंस ना कर दे, कहीं विटनेसेस को टेम्पर ना कर दे, कहीं कोई सबूत ना मिटा दे, है ना।
अब यहाँ पर समस्या क्या है कि जो ओरिजिनल एलिगेशन है, उन एलिगेशंस में एक जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो निकिता सिंघानिया थी, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही थी पूरे जुडिशियल सिस्टम जहां पर इनके ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे थे। तो अगर ये एलिगेशन है और उसके बाद उस एलिगेशन को सुसाइड नोट में लिखते हुए किसी व्यक्ति ने सुसाइड भी किया है, और जैसा कि आपने कहा कि वो इतना लंबा वीडियो है, 28 पेज का सुसाइड नोट है, तो उसने जो भी कुछ किया बहुत सोच विचार के किया, वो कोई स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं किया है किसी इमोशनल डिस्टरबेंस में आकर। उसने कई दिन सोचा और वो एक नतीजे पे पहुंचा कि इस सिस्टम में मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेल कैसे दे दी, ये बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही स्ट्रेंज है। और वो बेल ऑर्डर भी मैंने तो कोशिश की कम से कम कई बार बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाए कहीं, लेकिन मुझे तो वो मिला ही नहीं, शायद अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। मैंने लास्ट टाइम कुछ घंटे पहले चेक किया था, तो बहुत ही मतलब इसमें ऑब्सक्योरिटी जो है वो नजर आ रही है कि क्या ग्राउंड है। जज ने बोल दिया कि ओपन कोर्ट में कि बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन उसकी आखिर रीजनिंग क्या है कि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, एक्यूज्ड के ऊपर ये आरोप है कि वो सिस्टम को जो है मैनिपुलेट कर सकता है, और ऐसी स्थिति में आपने जो है बेल दे दी। ऐसे ही जो जज साहिबा हैं उनका नाम भी सुसाइड नोट में। आप सोचिए कि उन्हें एक्यूज बनाना, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना तो दूर की बात है, जो केसेस अतुल सुभाष और उनके इन लॉज और वाइफ के बीच में चल रहे थे वो आज भी उन्हीं के कोर्ट में चल रहे हैं। क्या जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी ये नहीं डिमांड करती है कि या तो वो खुद रिक्यूज कर लेती है अपने आप को? ये एक जुडिशरी में एक परंपरा रही है कि जज अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है जज हट जाए, खुद ही कह दे कि मैं नहीं सुनना चाहता हूं। या अगर वो स्वयं नहीं हट रहा है तो क्या जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को नहीं वो केस ट्रांसफर कर देने चाहिए उस कोर्ट से? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि ऐसे जज को पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी कोर्ट में रखना क्या सही है जहां पर सारे एविडेंस हैं, जहां पर वो घटना तथाकथित रूप से घटी है जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है? क्योंकि जो वहां पर स्टाफ मौजूद है कोर्ट रूम में वो भी उसका साक्षी है, वो भी गवाह है। तो अगर वही जिनके ऊपर एलिगेशन है वही उनकी बॉस हैं तो वो कैसे गवाही दे पाएंगे सही तरह से? तो ये सब मुद्दे जो है बहुत जुडिशरी को एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या संदेश बाहर जा रहा है। बिल्कुल, संदेश ये बिल्कुल। बाहर जा रहा है जी, बिल्कुल, आप सही संदेश ये बाहर जा रहा है कि क्या एक जज का नाम आ गया तो क्या इसलिए रिलीफ के ऊपर रिलीफ दिया जा रहा है? आप याद कीजिए कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शेखर यादव, शायद यही उनका नाम था, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के दौरान एक स्टेटमेंट दे दिया था दूसरे समुदाय के लोगों को लेकर। तो उस पर तो बड़ा बवाल मचा था, उनको तो तलब भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा जा रहा था कि अरे उनके पास तो कोई केस ही नहीं जाना चाहिए। जब आप उस मामले पर इतने एक्टिवली रिएक्ट कर सकते हैं तो इस मामले पर क्यों नहीं? कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि उन जज महोदया के पास इस केस को ले लेते, किसी और को सौंप देते। पर क्या जो जज होते हैं दिव्या जी, क्या उनको हमेशा क्लीन चिट मिला ही रहता है? उन पर शक शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं है? देखिए, बात यह है कि ये बात सही है कि जो जजेस का वर्क है उसमें उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो किसी मामले में फैसला करते हैं तो किसी ना किसी पार्टी के खिलाफ करते हैं, एक के पक्ष में होता है दूसरे के विपक्ष में होता है। तो अगर आसानी से कोई एलिगेशन लगाने लगेगा तो वो तो रोज ही कोर्ट में जज के ऊपर एलिगेशन लगने लगेगा, जिसके भी खिलाफ वो फैसला करेंगे वो उसके खिलाफ एलिगेशन लगा देगा। तो इसलिए लॉ ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को कुछ इम्यूनिटीज हैं, लेकिन यहाँ वो मामला कोई आम मामला नहीं है। यहाँ पर फिर वही बात है कि किसी ने एक 28 पेज का सुसाइड नोट लिखकर और 120 बार बेंगलोर से जौनपुर के चक्कर काट कर सिस्टम को, और एक एलिगेशन इतना लंबा चौड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन, कोई हवा हवाई एलिगेशन नहीं, उसका मिनट बाय मिनट का हाल लिखकर सुसाइड किया है, तो ये कोई जनरल एलिगेशन नहीं है।
आप सारी बात, मैं ये नहीं कहता कि जज साहिबा दोषी हैं या नहीं दोषी हैं, सुसाइड नोट में सच है या गलत लिखा है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जुडिशियल प्रोप्राइटरी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड है कि जज साहिबा को फिलहाल एक्टिव जुडिशियल ड्यूटी से हटा दिया जाना चाहिए था। कम से कम उस कोर्ट से तो हटा दिया जाना चाहिए था जहां पर ये घटना घटी है, सब कुछ जहां को लेकर एलिगेशन है, वरना इन्वेस्टिगेशन होना ही संभव नहीं। मेरी तो समझ से यही बात है कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन ये हो रहा है। जो अक्यूज हैं वो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में बाहर हैं, जो अक्यूज जिन जज साहिबा पर आरोप हैं वो भी एक्टिवली उसी कोर्ट में जुडिशियल ड्यूटी कर रही हैं। भारत के अंदर देखिए, लिखा कुछ भी हो, प्रैक्टिकली आप देखिए भारत के अंदर आप आज भी जज में जाइए तो इंस्पेक्टर अगर कोर्ट रूम में एंटर करता है तो वो सैल्यूट करता है जज को, है ना। तो वो इंस्पेक्टर क्या पूछताछ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उन जज साहिबा से क्या हिम्मत कर पाएगा 4 कड़े सवाल पूछने की। और अगर जुडिशरी यही चाहती है कि पुलिस नहीं करे इन्वेस्टिगेशन, तो कम से कम हाई कोर्ट को तो इंक्वायरी करनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट में एक जज जो है वो अपॉइंटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो उस डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कोर्ट की फंक्शनिंग देखता है। तो कम से कम क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया अभी तक इस मामले में? क्योंकि इतना तो मिनिमम माना ही जाता है कि खानापुरी के लिए कम से कम ट्रांसफर ही कर दिया जाता है, छुट्टी पर ही भेज दिया जाता है, आप और भी कुछ नहीं करते। तो क्या आपने कोई इन हाउस इंक्वायरी की? अभी तक तो ऐसा कहीं पढ़ने सुनने को मिला नहीं है। अब जो आपने बात कही वो जस्टिस शेखर यादव की, जस्टिस शेखर यादव तो एक प्राइवेट सेमिनार में जाकर भाषण देने गए थे, वहां वो एज जज नहीं एक्ट कर रहे थे। यहाँ तो तब भी आप ये वहां पर हंगामा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया। कई जो हमारे लेफ्ट लिबरल वकील हैं वो तो इम्पीचमेंट की भी डिमांड हो गई कि उनका इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा संसद में। तो और वो तो हाई कोर्ट के जज हैं, और यहाँ तो एक फैमिली कोर्ट की जज हैं, और उनको आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की क्या छवि बना रहे हैं। दिव्य जी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों को बोलने से तो रोक नहीं सकते, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है आज की तारीख में। तो जब ये खबर आई थी कि वो जो निकिता सिंघानिया, उनके परिवार के लोगों को जमानत मिल गई, बड़ी हाय तौबा मची थी सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर एक और मामला, वो जो बच्चा है अतुल सुभाष का, जिसकी कस्टडी के लिए उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां से भी कस्टडी नहीं मिली, बल्कि इस तरह के सवाल कहे गए कि वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि आप उसके लिए अजनबी हैं। तो इस तरह की दलीलों को इस मामले में किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनकी जो बच्चे की जो ग्रैंड मदर हैं, अतुल सुभाष की जो मदर हैं, उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड हैं, अभी एक पेरेंट जो है बच्चे का वो जीवित है। अब एक्चुअली चक्कर क्या है कि भारत में कुछ भी भारत के हिसाब से नहीं बनाया गया है। ये जो कस्टडी के लॉज हैं, गार्जियनशिप के लॉज हैं, ये हमने ब्रिटिश जो सिस्टम था उसको एज इट इज अपने यहाँ लागू रखा है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे हमारा जो समाज है वहां पर दादी का, नानी का, बुआ का, मौसी का, ये बहुत सब रिश्ता है। जैसे एक हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मौसी तो दूसरी माँ की तरह होती है, दादी का भी ऐसे ही होता है ना। लेकिन क्योंकि पश्चिम में तो ये सब रिश्ते हैं नहीं, तो उनके यहाँ लॉ में ये फ्रेज आता है कस्टडी के, स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड। तो उनके हिसाब से तो दादा दादी स्ट्रेंजर हैं चाइल्ड के। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही फ्रेज कोट किया है कि तो जब तक आप लॉ नहीं बदलेंगे, लॉ में भारतीय मूल्यों को नहीं लाएंगे, ये समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन दिव्य जी, भी हाल ही में बहुत सारे बदलाव तो हुए हैं ना कानून व्यवस्था में। इंडियन पिनल कोड का नाम भी बदल गया, तो क्या उसमें ये वाली इस एंगल को या इस तरह के मामलों को शामिल नहीं किया गया उस बदलाव में अभी तक? उसके लिए एक एक्ट अलग है, और दूसरी बात, नाम बदलने से नहीं होता है। चीजों का जो सार होता है, जो सम एंड सब्सटेंस है, वो बदलने की आवश्यकता होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस दिशा में अभी कोई इतना बड़ा बदलाव हुआ है। ये बात सही है कि बदलाव हुए हैं, लेकिन उतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, ये जो कस्टडी की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में,
स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड तो आपने इसलिए कहा क्योंकि पश्चिम के जो लीगल मानदंड यहाँ हमारे यहाँ अप्लाई किए जाते हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो फ्रेज यूज किया और लोगों को बहुत हर्ट किया है उस चीज ने, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि बच्चे की दादी कैसे स्ट्रेंजर हो सकती है चाइल्ड के लिए। लेकिन साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी उसमें की, जो जो एक ये जो समस्या है, ये जो झूठे एलिगेशंस लगाने की वीमेन के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि हियरिंग के दौरान एक ये टिप्पणी आई कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से कि आप अपनी बहू के ऊपर आरोप ना लगाएं जब तक कि कोर्ट में वो प्रूव ना हो जाए। अब आप देखिए कि ये जो है, ये हमारी जो थिंकिंग है समाज की, कोर्ट भी उसी को रिफ्लेक्ट करता है। उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप कस्टडी मांगोगे, कोई भी मांगेगा, तो उसको पहले रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो रीजनिंग जब वो देगा तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ये आरोप आएंगे कि मदर के पास कस्टडी क्यों नहीं रहनी चाहिए। भाई अभी तक जो निकिता सिंघानिया ने तमाम केसेस जगह जगह कर रखे हैं अपने इन लॉज के खिलाफ या अपने हस्बैंड के खिलाफ, प्रूव तो वो भी कहीं नहीं हुए हैं अभी तक, अभी पेंडिंग ही तो है ना कोर्ट में। तो उसमें तो कोर्ट ने उनको नहीं टोका कि आप ये आरोप ना लगाएं, अभी प्रूव नहीं हुए हैं। तो आरोप तो पहले लगाए ही जाते हैं, प्रूव तो वो बाद में होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ एक टिल्ट है, एक झुकाव है कि हमेशा जो है बहू ही पीड़ित है, वो हर जगह जो है हर लेवल पर सिस्टम के परमिएट कर गया है, हर जगह वो दिखता है। तो वही चीज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर में भी दिखी। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही टिप्पणी थी, क्योंकि कोई भी आकर कोर्ट में क्या कहना चाहता है, कम से कम आप उसे कहने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए ना कि उसने तो आरोपों की बौछार लगा दी थी अतुल सुभाष पर कि बेचारे को अपनी जान लेनी पड़ी, और उसके बाद भी न्याय मिलता तो नजर ही नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया, जबकि ऐसा लग रहा था कि इस मामले में बहुत त्वरित कार्रवाई होगी और एक नजीर बनेगा ये पूरा मामला, क्योंकि दिव्या जी आप खुद लॉयर हैं, करते हैं, आपकी नजर में भी तो अतुल सुभाष जैसे कितने मामले आते होंगे जहां पर महिलाएं शादी के बाद कई बार तो ऐसा 10 दिन साथ रहते हैं और फिर मेंटेनेंस मांग लेती हैं और परिवार के पूरे सदस्यों पर आरोप लगा देती हैं और वो पहुंच जाते हैं जेल के अंदर। तो महिलाओं ने जिस तरीके से इस कानून का मिसयूज किया है, उस पर तो कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है या नहीं? जी मैं आपको बताऊं, ऐसे पता नहीं ना जाने कितने मामले हैं जिनके अंदर जो डॉटर इन लॉ है उसने सिर्फ डाउरी हैरेसमेंट के या क्रुएल्टी के आरोप नहीं लगाए हैं, वो फैमिली के, अपने इन लॉज की फैमिली को झुकाने के लिए, अपनी जो चाहती है वो उनसे लेने के लिए, जो वहां पर बेटियां हैं उनके जो हस्बैंड्स हैं, मतलब जो परिवार के सन इन लॉज हैं, उनके ऊपर रेप तक के आरोप लगे हैं, फादर इन लॉ के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं। और इस वजह से मतलब पूरी पूरी फैमिलियां बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद रेप लॉज को बहुत स्ट्रिंजेंट किया गया। तो उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि एफआईआर होती है, उसके अंदर सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप का एलिगेशन होता है, उसके बाद जो अब मैंडेटरी है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होता है, उसमें अचानक रेप आ जाता है, या सिंपल मॉलेस्टेशन का है वो एफआईआर में वो बदलकर रेप हो जाता है जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। और जब एक बार हो गया उसके बाद तो फिर बेल मिलनी, इनको तो बेल मिल गई लेकिन दूसरे पक्ष को बेल नहीं मिल पाएगी अगर ऐसा आरोप हो गया। और वो भी तो कोई प्रूव तो नहीं हो जाता है आरोप, वो भी तो सालों कोर्ट में चलकर ही प्रूव होता है, तो लोग सालों सालों जेल में पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे आरोप बाद में झूठे पाए जाते हैं तो उसके लिए अभी हमारे लॉ में कोई भी इफेक्टिव कोई रेमेडी है नहीं। रेमेडी होनी चाहिए अगर ये आरोप झूठे साबित हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आज तक मैं काम करती थी तो तिहाड़ जेल में एक कार्यक्रम था उस्ताद अमजद अली खां का, सरोद वादन का, तो मैं वहां पर गई थी और मैं दंग रह गई थी ये देखकर कि जो महिलाएं थी उनमें सास है अंदर, 3-3 देवरानियां अंदर है, नंदे अंदर है, पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि बहू ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए दहेज के, उत्पीड़न के, और उसके बाद सबने उनको उठाया, गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया और वो सालों साल वहां पड़े हुए हैं। तो ऐसे कानून में तो
सच में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है ना, कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। अगर बहू आरोप लगाती है तो ज्यादा से ज्यादा पति पर लगे, लेकिन वो बूढ़े सास ससुर से लेकर जितने भी घर में मौजूद है सदस्य, उन सबको पकड़ लिया जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादती नहीं है उस परिवार के साथ? सबको कानून के सामने बराबर से बोलने का हक है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। जी, ये तो एक बीच में अरनेश कुमार का जजमेंट आया था, तो उसमें कम से कम जो ये डाउरी और ये सब आरोप होते हैं, उसमें अब कम से कम बेल मिल जाती है। ये अच्छा एक वो हुआ, वरना पहले तो बेल ही मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए अब आजकल आप देखिए क्या बात होती है कि स्टूडियोज में जो टीवी वगैरह पर जो डिबेट होती है, वो कई बार बहुत ग्राउंड से कटी हुई होती है। तो आप ट्रायल कोर्ट्स में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो वहां पर ऐसे एडवोकेट्स बैठे हैं जो 376 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। मतलब रेप की एफआईआर को फैब्रिकेट करना, मोलेस्टेशन की एफआईआर को फैब्रिकेट करना, ये उनकी स्पेशलिटी है। दे आर नोन फॉर दिस, उनकी पूरी प्रैक्टिस ही ये है। तो ऐसे ऐसी ऐसी सिचुएशन में बड़े सालों सालों लग जाते हैं लोगों को। और एक चीज जो एक और रिफॉर्म की जो आवश्यकता है कि जब देखिए कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, और ये अतुल सुभाष केस से भी जुड़ा हुआ है, कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो सपोज जैसे डाउरी के और इसके आरोप लगे, एक केस वो हो गया क्रिमिनल केस, उसके बाद वाइफ चली गई छोड़कर, फिर उसने वहां से मेंटेनेंस का लगाया, फिर बच्चों की कस्टडी, तो वो एक केस हो गया, फिर बच्चों की कस्टडी के लिए एक तीसरा केस हो गया, फिर और कोई आपस में क्रिमिनल केस हो गए, फिर डाइवोर्स के लिए केस चलने लगा। तो इस तरह से करीब 3-4 केस ऐसे मामले में हो जाना बहुत आम बात है। तो उनकी सबकी डेट्स अलग अलग लगती रहती हैं, इसीलिए वो बेंगलोर से उसको हर डेट पर बार बार जो था जौनपुर जाना पड़ता था अतुल सुभाष। कम से कम हमें इतना रिफॉर्म तो करना चाहिए कि ऐसे सारे केसेस एक जगह तुरंत क्लब हो जाएं, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में उनमें एक ही डेट लगे और एक ही कोर्ट में उनकी सुनवाई हो। कम से कम और इतना तो किया जाना चाहिए। और अगर और जी 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 और दिव्य जी कम, और वो कोर्ट कम से कम वहां तो जहां पर वो नौकरी करता है, वो बेंगलुरु से बताइए कितने पैसे खर्च करके जौनपुर जाता होगा, छुट्टियां भी लेता होगा, जिसके बारे में उसने डिटेल में लिखा था। ये तो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर था ना उसके साथ। कोई इंसान आप ऐसे ये सोच आत्महत्या नहीं कर लेता उठकर, जब चौतरफा उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आत्महत्या करता है ना, ये तो हम सब भी मानते हैं। जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में छुट्टियां मिलनी कितनी मुश्किल है हम सभी जानते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप ये देखिए, लॉ ये अलाउ करता है वाइफ को कि वो जहां चॉइस ऑफ फोरम देता है कि वो जहां चाहे केस फाइल कर सकती है। वो बेंगलोर में भी कर सकती थी, जौनपुर में भी कर सकती थी, तो ऑब्वियसली शी विल चूज जौनपुर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर कई केस हो गए हैं, 4 केस हो गए हैं, 5 केस हो गए हैं, मेरे ख्याल से 4 केस वहां उनके जौनपुर में चल रहे थे, जितना अगर मुझे सही याद है, और उनसे संबंधित कुछ पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही थी। तो आई थिंक टोटल ऑल इन ऑल 7 केसेस वर पेंडिंग। तो कम से कम कोर्ट को एक, हमारे सिस्टम को एक प्रोविजन तो करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, जौनपुर में 4 केस चल रहे हैं तो कम से कम 2 तो बेंगलुरु ट्रांसफर हो जाएं। हमारे लॉ में कम से कम इसके लिए तो प्रोविजन होना चाहिए। या फिर वो 4 एक ही जगह क्लब हो जाए, एक ही डेट उनमें लगे। और एक एक ये हो कि उसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे छोटा बच्चा है, अब हस्बैंड वाइफ के बीच केस चल रहे हैं सालों सालों सालों, तो इतने में तो वो बड़ा हो जाता है, 13-14, उसका चाइल्डहुड तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो कुछ अगर आपको करना है, डाइवोर्स लेना है तो जल्दी लीजिए, है ना। जो भी ये सब एलिगेशन, इनको जल्दी निपटाइए। फैमिली कोर्ट्स, जब ये डाइवोर्स और ये सब बढ़ ही रहा है हमारे समाज में, तो ज्यादा फैमिली कोर्ट्स का प्रबंध करिए। अगर कोर्ट ओवरबर्डन है तो इन चीजों को, क्योंकि ये जितना लिंगर ऑन होते हैं तो अतुल सुभाष जैसे हादसे होने के चांस होते हैं, और हो रहे हैं अभी दिल्ली में। फिर इसके बाद एक एक बिजनेसमैन ने, उन्होंने सुसाइड किया है इसी तरह से। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो 1 महीना हो गया अतुल सुभाष के मामले को, जितना हो हल्ला होना था हो गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशियल स्तर पर भी, न्यायिक व्यवस्था के स्तर पर भी कहीं ना कहीं इस मामले को ऐसे डिले किया जा रहा है ताकि लोगों के जहन से उतर जाए। फिर किसको याद रहेगा दिव्य जी कि अतुल सुभाष को न्याय मिला या नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये ऐसे ही लिंगर ऑन कर रहा है। और एक चीज मैं सिर्फ जुडिशरी को नहीं, आप देखिए कि
संसद में भी इसको लेके सांसदों के और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई वैसी आवाज हंगामा नहीं सुनने को मिला जैसा बेकार के मुद्दों पर होता है। जैसे कि अभी पीछे ही हमने देखा संसद बेकार के मुद्दे पर रही, पूरा सत्र खराब हुआ। लेकिन ऐसे कोई मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर कोई चिंता जताई गई हो, कानूनों में सुधार की आवश्यकता जताई गई हो, तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिलता। तो ये बहुत ही दयनीय और मतलब दुखद स्थिति है। पर दिव्य जी, अगर अतुल जैसे शख्स को मरने के बाद भी न्याय नहीं मिला, तो फिर तो ये पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का भरोसा कैसे रहेगा सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर उसकी दादी अजनबी बन जाती है, उसकी पत्नी बड़े आराम से 2 हफ्ते में ही उसको जमानत मिल जाती, जबकि पूरा का पूरा परिवार भागा फिर रहा था पुलिस से। वो तो अभी दोबारा भाग जाएंगे। आप जी जमानत जब देते तो एक बॉन्ड भरवाते ना, कहते हैं कि भाई जब आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा आप कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जिसकी पत्नी ऐसे आरोपों के बाद भागती फिर रही थी, छुपती फिर रही थी, बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ चढ़ी, उसको अगर जमानत देते तो कल को भाग नहीं जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? उसके लिए तो उन्होंने बेल बॉन्ड भरवा लिया होगा। अभी मैंने तो जितनी न्यूज पढ़ी उसमें ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने, क्या जमानत की जो राशि है बेल की वो है क्या, कितने लाख रुपए के बॉन्ड पर क्या जमानत दी है, ये भी अभी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। मैंने तो कम से कम जितना न्यूज को सर्च करने की कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिला कि कितने कितने के बेल बॉन्ड पर, कितने श्योरिटीज पर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जमानत मिली है, क्योंकि अभी तक जमानत का ऑर्डर ही किसी के सामने नहीं है। तो जब जो ऑर्डर मैंने सामने पढ़ा। नहीं है, दिव्य जी जी, जब ऑर्डर सामने नहीं है तो ये कहा जाता है ना कि वो जो ऑर्डर पास किया जाता है अदालत की तरफ से, उसकी कॉपी जेल में है तो वहां पहुंचती है, या अगर वो पुलिस कस्टडी में तो पुलिस के पास पहुंचती है, उसके बाद रिहाई मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें इतनी छुपाकर क्यों की जा रही हैं? उनकी पत्नी क्या इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वो सबको प्रभावित करती चली जा रही है? इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके? कुछ भी मतलब बहुत ऑब्सक्योरिटी है अभी तो, ये मुझे ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने जितना न्यूज को पढ़ा है कि वो जेल से बाहर आ चुकी हैं या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है। तो प्रिजन तक वो पहुंचा है बेल ऑर्डर या क्या हुआ है ये कुछ भी पता नहीं है, टोटल ऑब्सक्योरिटी है। और हाँ, उनकी वाइफ, ये मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अभी पीछे कस्टडी के केस में फिर से रिपीट किया कि मैं तो खुद हैरेसमेंट की शिकार हूं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सास को बोला कि आप एलिगेशन ना लगाइए, तो बहू को नहीं टोका कि आप भी ना लगाइए, अभी कोर्ट में प्रूव होना बाकी है। बट हाँ, वो इतना इन्फ्लुएंशियल तो है, एक तो आरोप है उनके कि वो जो था सिस्टम को मैनिपुलेट कर रही थी जौनपुर में। दूसरा ये है कि वो बेंगलोर से लेकर, जैसा आपने कहा, और सुप्रीम कोर्ट तक तमाम केसेस लड़ने के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, और हर जगह लोग खड़े हो रहे हैं। एक पिटीशन तो उनके द्वारा ये भी लगाई गई थी कि अरेस्ट ही मुझे गलत किया गया है, जिसको बाद में उनके वकीलों ने फिर विड्रॉ कर लिया। एक्चुअली कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने 2 पिटीशन लगा दी कि एक तो एफआईआर ही क्वैश कर दी जाए, एफआईआर ही गलत है ये हमारे खिलाफ, भले ही सुसाइड नोट में लिखा हो। तो वहां पर अच्छा ये हुआ कि जो वहां पर जस्टिस सुन रहे थे उन्होंने जो था उनकी डिमांड को नहीं माना और बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते। तो इसलिए उन्होंने बाद में वो जो दूसरी पिटीशन थी कि हमारी अरेस्ट ही इलीगल है, उसको वापस ले लिया। पर वो कहीं ना कहीं जितना बेचारा बनकर वो दिखा रही उतना वो है नहीं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। इस बीच में उनके जो एक अंकल थे, वो भी नेम्ड थे एफआईआर में, उन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट से ले ली। तो एंटीसिपेटरी बेल कैसे ऐसे केस में दे दी गई, ये समझ से बाहर है कि जिन लोगों, फिर वही पॉइंट है कि जिन लोगों पर मैनिपुलेशन का बार, आप सोचिए बेल मिलना, तो बेल वहां तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, और शायद इन तीनों को भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती, क्योंकि उस एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर में जो इनके अंकल को मिली है निकिता संघानिया के, उसमें लिखा हुआ है कि बचे हुए 3 लोग ऑलरेडी बेंगलुरु पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। तो उनको तो फिर एंटीसिपेटरी बेल दी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी अरेस्ट थे। जो एक व्यक्ति नहीं अरेस्टेड था उसको एंटीसिपेटरी बेल ही मिल गई। तो ये सब कुछ जो है बहुत अनयूजुअल है, बहुत स्ट्रेंज है, क्या कहा जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्य जी, आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या अगर इस मामले में एक जज महोदया का नाम नहीं होता तो क्या अतुल सुभाष को न्याय
जल्दी मिल जाता या न्याय मिलने की उम्मीद होती, या फिर इस तरह की अड़चने, इस तरह के पेंच, मतलब जमानत मिल जा रही है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब कहा जा रहा है कि माँ जो है वो अब आरोप ना लगाए, ये सब नहीं होता। ये क्या इसीलिए हो रहा है कि इसमें एक फैमिली कोर्ट की जज का नाम है? देखिए, इस बारे में जुडिशरी को और बहुत अच्छे-अच्छे लोग जुडिशरी में बैठे हैं, जजेस, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऑनेस्ट भी हैं। वो चिंता भी करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है कि सोशल मीडिया में हमारे बारे में जो है गलत टिप्पणियाँ हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या हो रहा है इस पे मैं नहीं कहूँगा, मैटर पेंडिंग है, लेकिन कम से कम इम्प्रेशन ये जा रहा है कि कहीं न कहीं केस को जो है चोक करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह इस तरह से बेल मिलती नहीं है ऐसे केसेस में, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इतना जो है जिसमें आरोप ही ये है कि वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रही थी, और फिर जज का ट्रांसफर नहीं होता है जिनके ऊपर एलिगेशन है, वो आज भी उसी कोर्ट में हैं। उनको कहीं अटैच भी किया जा सकता था एक्टिव जुडिशियल ड्यूटी से हटाकर, वो भी नहीं होता है। तो जुडिशरी को सोचना चाहिए कि वो क्या संदेश भेज रहे हैं। उन्हें अपनी अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। इसमें किसी के कहने के लिए कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर जो है, अब आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, लाखों करोड़ों लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है हमारे जो माननीय जज हैं वो भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे उसको। तो अ, सिस्टम की छवि को बचाना, लोगों का भरोसा बना रहे न्यायपालिका में, ये बहुत आवश्यक है। वरना लोग उस इमोशन से इस समय कनेक्टेड हैं जो एक्सप्रेस किया था अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में, कि मेरी अस्थियां अगर न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियां गटर में वहीं बहा देना, उस कोर्ट के बाहर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो अतुल सुभाष मांग रहे थे वही दे दिया जाए, जांच हो, प्रोसेस हो, ड्यू प्रोसेस हो, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कई बार हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात सुनते हैं तो मुझे लगता है कि उन रिफॉर्म्स में ये सब चीजें भी आती होंगी जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। और हम आपने तो बहुत मतलब सधे हुए शब्दों में बहुत सी बातें लोगों को बता दी। और दूसरा, मैंने वही सवाल आपसे जानने चाहे जो लोग कह रहे हैं, और मुझे भी बड़ा अजीब लगा था जब इनको जमानत मिल गई थी। और आपने सही कहा कि जब मामला पेंडिंग है, जांच पड़ताल चल रही है, तो फिर जमानत कैसे मिल जाती है 3 आरोपियों को, और एक को एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर। तो कुछ एक ऐसे बिंदु है जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों को जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे, जिनके हाथों में फैसला सुनाने की ताकत है, जिनको भगवान का दर्जा हासिल है, क्योंकि वो इंसान तो इस दुनिया से चला गया, और वो जहां गया हो सकता है वहां से बैठकर भी न्याय की बाट जो रहा हो, तो कम से कम उसको मरने के बाद तो न्याय मिले। और मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता, ये हम सब मानकर चलते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को एक पुख्ता सबूत मानती है अदालत। तो ऐसे में जिस शख्स ने 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है, 20-24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है, कम से कम उस पर तो भरोसा इस देश की अदालतों को भी करना चाहिए, और उसको न्याय मिले, हम तो यही मानकर चलते हैं। और 20 जनवरी को फिर से कस्टडी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो देखते हैं दिव्या जी उस दिन क्या होता है। आपने इस विषय पर विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला दिव्या जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।